हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एडवोकेट एंड आज मैं आईपीसी की इंडियन पीनल कोड सब्जेक्ट की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस के नाम से बताई जाती हैं फ्रॉम सेक्शन 6 टू सेक्शन 52 कैपिटल ए, वो आपको आज बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अपनी बेयर एक्ट जो कि आईपीसी की है प्रोफेशनल्स की, उसमें से इंग्लिश में रीड करूँगा एंड आपको साइड बाय साइड हिंदी में इंटरप्रिटेशन, उसकी मीनिंग उसका समझाता चलूँगा। सो Section 6 of Chapter 2 IPC Definitions in the code to be understood subject to exceptions। सो बोल रहा है ये डेफिनेशंस जो सेक्शन 6 से लेकर 52 कैपिटल ए तक हमें पढ़नी है, ये हमें सारी जनरल एक्सेप्शंस जो कि चैप्टर 4 है फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 106, उसको मद्देनज़र सारी डेफिनेशंस उनमें अप्लाई करनी है जहाँ भी अप्लाई हो सकती है। तो और ये सेक्शन 6 हर जो कि जनरल एक्सेप्शंस का सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 है, सब में रेड विद सेक्शन 6 होगा क्योंकि ये डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है जनरल एक्सेप्शंस के लिए। ओके, सो ये सेक्शन 6 की इतनी सी कहानी है। अब सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, तो बोल रहा है एक बार जो सेंस एक्सप्लेन कर दी ना तो वही मानना उस सेंस को। एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, तो बोल रहा है कोई भी एक्सप्रेशन इस कोड में समझा दी गई है इज़ यूज इन एवरी पार्ट, तो वो एक्सप्रेशन हर पार्ट में वही एक्सप्रेशन यूज़ हुई है, कोई उसका यूनिक मीनिंग नहीं है, वही सेम मीनिंग है जो एक बार इस एक्सप्लेनेशंस के चैप्टर 2 में समझा दी गई है। सो ये आपका सेक्शन 7 है। अब सेक्शन 8 जो कि मार्जिनल हेडिंग जेंडर, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, बोल रहा है जो आईपीसी में इस कोड में जो ही लिखा हुआ है ना उसको मानना वो ही और शी मेल और फीमेल दोनों हैं, उसको ये मत मान लेना कि ये अगर कोई ऑफेंस में लिखा ही इज़ चार्ज विद, तो ये मत मानना कि वुमेन को उसमें चार्ज नहीं कर सकते हैं उसको भी चार्ज, तो ही जहाँ भी ही लिखा हो उसको शी भी मान लेना। ये जनरल एक्सप्लेनेशन की सेक्शन 8 बोल रहे जेंडर। अब सेक्शन 9 नंबर, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, कह रहा है जब कभी अलग जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसके विपरीत दिखाई दे तो वो तो अलग बात है, नहीं तो वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर, तो बोल रहा है जो वर्ड्स जिनका मतलब हमें सिंगुलर समझ में आ रहा है तो कह रहा है उसमें प्लूरल भी हैं, जैसे बंदा तो उसका प्लूरल बंदे, ठीक है, व्यक्तियों ये प्लूरल है, तो ये सेक्शन 9 बता रहा है कि उसका प्लूरल को सिंगुलर भी मान लेना। सेक्शन 10 मैन वुमेन, सो बोल रहा है द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग, सो बोल रहा है ये शब्द जो मैन लिखा हुआ है सेक्शन 10 में जो बता रहा है और जो आईपीसी में मैन लिखा होगा तो वो डिनोट कर रहा है एक मेल ह्यूमन बीइंग, एक पुरुष इंसान को, ऑफ एनी एज, तो बोल रहा है किसी भी एज का, ठीक है, किसी भी एज का, चाहे 100 साल का, 99, 90, 65, 70, 50 ईयर्स, 45 ईयर, 30 साल, 25 साल, 15 साल, तो क्या वो मैन है, ठीक है। द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, एंड जो शब्द है वुमन वो डिनोट करता है एक महिला जो कि किसी भी एज की महिला है। ओके, दिस इज सेक्शन 9 इज सेइंग एंड सॉरी सेक्शन 10 इज सेइंग एंड सेक्शन 11 पर्सन, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सनस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, सो कह रहा है जो ये शब्द है पर्सनस व्यक्ति, तो कह रहे हैं व्यक्ति में कौन कौन आते हैं, व्यक्ति में बोल रहे हैं मान लो कि कंपनी भी आती है और कोई एसोसिएशन, कोई कंपनीज की बहुत सारी एसोसिएशन या ग्रुप है कंपनीज का वो भी आता है उसमें, और बॉडी ऑफ पर्सन बोला है, और या तो बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं एक एसोसिएशन में, तो कह रहा है वो बॉडी ऑफ पर्सन, बहुत सारे व्यक्ति की बॉडी, तो वो भी इसमें आती है पर्सन में। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इसका मतलब है चाहे तो वो रजिस्टर्ड है या नहीं है तो तभी उसको कंपनी बोला ही जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 11 बोलता है। अब सेक्शन 12 पब्लिक, इट इज़ सेइंग द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, तो बोल रहा है पब्लिक जनता जनार्दन, तो बोल रहा है जनता जनार्दन में आती है कोई भी क्लास जनता की, लाइक एनी रिलीजन, एनी क्लास ऑफ द सोसाइटी, समुदाय की कोई भी क्लास को हम पब्लिक बोलेंगे, समुदाय जनता जनार्दन बोलेंगे। सेक्शन 13 इज रिपील्ड। सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, कह रहा है सरकारी कर्मचारी कौन रहेगा, सो बोल रहे थे वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर, सो बोल रहे तो ये शब्द है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये रेफर करता है, ये संदर्भ करता है कोई भी कर्मचारी, एनी ऑफिसर कोई भी गेजेटेड कर्मचारी, और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया, जो कि जिसको कि नौकरी पर रखा हुआ है और जो कि कार्यरत है, जो कि एम्प्लॉयड है और कार्य कर रहा है किसमें, भारतवर्ष में, बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और किसकी अथॉरिटी से, वो किसकी परमिशन से कार्य कर रहा है, सरकार में अथॉरिटी
इसकी केंद्र सरकार की अथॉरिटी से, ठीक है, सरकार की अथॉरिटी से। ये हो गया सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन। सेक्शन 15 रिपील्ड है, सेक्शन 16 रिपील्ड है, सेक्शन 17 गवर्नमेंट कह रहा है सरकार की क्या डेफिनेशन, तो बोल रहा है द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। तो कह रहा है ये शब्द सरकार इसमें डिनोट करता है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। एंड द वर्ड सेक्शन 18 इज इंडिया, डिफाइनिंग इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जो भी आया था 2019 में, उससे सेक्शन 18 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मेन जो सेक्शन 1 है उसमें तो उसको हटा के होल ऑफ इंडिया कर दिया गया है, पर सेक्शन 18 में उसको हटाया नहीं है। ये बोल रहा है कि भारत वो है कि पूरी जो भी क्षेत्रफल है भारत का वो बस छोड़ दो, किसको, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दो। तो सेक्शन 18 में अभी भी कन्फ्यूजन है क्यों नहीं हटाया गया है, क्योंकि लेकिन जो सेक्शन 1 का जो मेन हेडिंग है उसमें हटा दिया गया है। अब सेक्शन 19 में बोलता है जज। हु इज़ जज? द वर्ड जज डिनोट नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन। तो कह रहा है एक जज जो शब्द आईपीसी में यूज़ हुआ है, कह रहा है वही व्यक्ति सिर्फ जज नहीं है जिसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जज बना दिया गया है, नहीं, कह रहा और व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो कौन से? हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट। तो कह रहा है जो जिस व्यक्ति को कानून ने पावर दे दी, शक्ति दे दी कि वो किसी भी एक प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, चाहे वो सिविल हो, दीवानी हो या वो क्रिमिनल फौजदारी हो, उसमें एक डेफिनेटिव, एक मतलब 100% निर्णय जो डेफिनेटिव, जो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कंक्रीट निर्णय वो दे सके, वो जज है। और अ जजमेंट या निर्णय दे सके विच इफ़ नॉट अपील, कह रहा है जिसकी अगर अपील नहीं की तो वो फाइनल हो जाएगी, तो वो डेफिनेटिव हो जाएगी। अगर अपील नहीं की गई तो वो डेफिनेटिव होएगी, और अपील गई तो वो डेफिनेटिव नहीं रहेगी, अपील के बाद वो डेफिनेटिव हो जाएगी। पैरा 3 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी। हु इज़ वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन्स which body of persons empowered by law to give such a judgment. So it's saying that bench of Supreme Court and High Court is a body of persons. उसमें बहुत सारे जज बैठते हैं, तो वो भी सेक्शन 19 जज की डेफिनेशन में फॉल करेगा। सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस, अदालत, न्याय करने वाला, कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इट्स सेइंग द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। सो ये शब्द जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको बोलते हैं एक व्यक्ति जो कि अकेले अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा और प्रक्रियाओं को देखेगा। और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड टू लो बाय टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी, और या कोई बॉडी ऑफ जजेस, जैसे मैंने बताया बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट, तो वो बॉडी ऑफ जजेस बनी हुई है, तो वो भी जुडिशली एक्ट करेंगे, अपने माइंड लगाएंगे, जुडिशियल माइंड लगाएंगे केसेस में, तो उसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में, इसमें 12 सब क्लोजेज हैं जो कि सरकारी कर्मचारी के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सरकारी कर्मचारी होता है। तो बोलता है फर्स्ट क्लोज रिपील है सेक्शन 21 का। सेकंड बोलता है कि मिलिट्री वाले, जितने भी मिलिट्री के बंदे सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। थर्ड बोल रहा है सारे जज जो कि एडजुडिटरी फंक्शन, जो कि निर्णय दे रहे हैं, वो पब्लिक सर्वेंट है। एंड फोर्थ बोल रहा है रिसीवर और कमिश्नर। सो जो अदालत रिसीवर किसी प्रॉपर्टी के लिए और कमिश्नर अपॉइंट कर देती है, तो कह रहा है कमिश्नर मतलब किसी एग्जामिन करने के लिए किसी गवाह को या कुछ भी, तो वगैरह वो भी सरकारी कर्मचारी है। एंड फिफ्थ इट्स सेइंग हर जूरी में नेसेसर, जो ये बड़े बड़े केसेस में जो पहले होते थे, बहुत सारे व्यक्तियों को प्लेटफॉर्म पे बैठा लिया करते थे और उनको बोलते थे कि आप अपना इनका केस सुनिए और आप मेजोरिटी में फैसला लीजिए, तो वो जूरी मैन भी सारे सरकारी कर्मचारी हैं। सिक्स आर्बिट्रेटर, जो ये फैसला करवाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो भी आर्बिट्रेटर भी सरकारी कर्मचारी है। सेवन्थ सो बोल रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कानून ने पावर दे रखी है कि वो कन्फाइनमेंट में किसी को कैद में रख सकते, तो कह रहा है वो भी सरकारी कर्मचारी है। एट्थ सो बोल रहा है वो व्यक्ति जिसकी ड्यूटी है, जिसका दायित्व है कि वो अपराधों को होने से बचाए, तो वगैरह वो भी सरकारी कर्मचारी है, लाइक पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल अदर ऑफिसर्स विच आर प्रिवेंटिंग द ऑफेंसेस। नाइन्थ जो बोल रहा है कि जो भारत के लिए इनकम जोड़ रहा है, रेवेन्यू का प्रोसेस कर रहा है, रेवेन्यू की प्रक्रिया कर रहा है, वो भी सरकारी कर्मचारी है। टेंथ सो बोल रहा है जो टैक्स वगैरह जो कर किसी पे लगा रहा है और किसी से कर ले रहा है, सो वो भी सरकारी कर्मचारी है, ये बोल रहा है सेक्शन 21। एंड 11th जो कि इलेक्शंस, जो कि चुनाव जो भी सरकारी कर्मचारी करवाने, वो भी सरकारी कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आते हैं। 12th सो बोल रहा है जो भी सरकार से तनख्वाह ले रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो सरकारी कर्मचारी है, ये बोल रहा है। ओके, सो ये सेक्शन 21 हो गया। सेक्शन 22 इज सेइंग मूवेबल प्रॉपर्टी। सो कह रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? चल संपत्ति। सो इट्स सेइंग द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। तो कह रहा है जो चल संपत्ति है उसमें सारी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जिसको
संपत्ति बोला जाता है जो कि खुद के पैसों से खरीदी जाती है, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, जिसमें कोई राइट होता है, कोई फ्री ऐसे ही नहीं पड़ी हुई, वो किसी बंदे का उसमें राइट होता है, तो वो कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी होती है। ऑफ एवरी डिस्कवरी, कह रहा है हर तरह की जो भी आप पैसा लगा के खरीदते हो और वो प्रॉपर्टी आपकी है, तो वो कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी है। एक्सेप्शन क्या है? लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, तो कह रहा है ज़मीन, जो ज़मीन है और जो जो वस्तु जो कि ज़मीन से बंधी हुई है, जैसे जैसे पेड़ जो वो ज़मीन से बंधा हुआ है, जैसे कि टिम्बर जो कि ज़मीन से बंधा हुआ है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो चल संपत्ति नहीं है, वो अचल संपत्ति है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके। एंड सेक्शन 23 इज रोंगफुल गेन। तो ये बोल रहा है सेक्शन 23 तीन चीज़ों की डेफिनेशन देता है। रोंगफुल गेन की गलत तरीके से फ़ायदा, रोंगफुल लॉस गलत तरीके से नुकसान, और बोल रहा है गेनिंग रोंगफुली लॉजिंग रोंगफुली। कह रहा है गवाया, कह रहा कमाया गैरकानूनी और गवाया बिल्कुल गैरकानूनी। सो ये 23 इसकी डेफिनेशन दे रहा है। सो रोंगफुल गेन इज द गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो कह रहा है रोंगफुल गेन नुकसान वह, रोंगफुल फ़ायदा गैरकानूनी फ़ायदा वह होता है जो कि कमाया गया है गैर कानूनी तरीके से किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति की संपत्ति से, और जो कि द पर्सन गेनिंग, और जो व्यक्ति फ़ायदा उठा रहा है वो इस फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी कानूनी तौर पर अधिकारित नहीं है। ये बोलता है रोंगफुल गेन की डेफिनेशन। एंड रोंगफुल लॉस इज सेइंग रोंगफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी। रोंगफुल लॉस वह लॉस होते हैं जो कि एक संपत्ति से गलत रोंगफुल गैर कानूनी तरीके से गवाए जाते हैं किसी संपत्ति से, टू विच द पर्सन लूजिंग इट लीगली एंटाइटल। और जो पर्सन अब इस अपनी संपत्ति से उन नुकसान झेल रहा है, तो वो व्यक्ति इस नुकसान झेलने के लिए कानूनी तौर पर एंटाइटल है, उसका हकदार था उस प्रॉपर्टी का, और वो नुकसान झेल रहा है, उसको बोलते हैं रोंगफुल लॉस। सॉरी, अब गेनिंग रोंगफुली लूजिंग रोंगफुली, अब बोल रहा है गलत तरीके से गेन मतलब फ़ायदा उठाना, फ़ायदा करना, और गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना। सो बोल रहा है पर्सन इज सेड टू गेन रोंगफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रोंगफुली। तो कहा जाता है कि व्यक्ति गलत तरीके से फ़ायदा कब उठा रहा है? जब वो किसी चीज़ को गलत तरीके से अपने पास रख लेता है, एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर रोंगफुली, और वो व्यक्ति उसी चीज़ को अपने पास रखने के लिए कुछ ऐसे काम करता है जिससे वो उस चीज़ को हासिल कर ले, उस वस्तु को हासिल कर ले। अ पर्सन इज सेड टू लॉस रोंगफुली, और बोला जाता है कि एक पर्सन गलत तरीके से लॉस कैसे करता है? जब वह व्यक्ति रोंगफुली केप्ट आउट, जब वह व्यक्ति उस व्यक्ति को रोंगफुली, उसको ज़बरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी से दूर रखा जाता है, तो वो रोंगफुली लॉस करता है। या फिर डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी, या उस व्यक्ति को उसकी ही प्रॉपर्टी से, उसकी संपत्ति से डिप्राइव कर दिया जाता है, तो बोला जाता है वो व्यक्ति लूजिंग रोंगफुली अपनी प्रॉपर्टी से कर रहा है। अब सेक्शन 24 इज डिसऑनेस्टली, कह रहा है डिसऑनेस्टली मतलब बिल्कुल सच्चाई नहीं है, डिसऑनेस्टली बिना सच्चाई के। whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person। सो कह रहा है कोई व्यक्ति ऐसी नीयत से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से फ़ायदा पहुंचाना है और एक व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से नुकसान पहुंचाना है, तो वो बोला जाएगा कि उसने वह चीज़ डिसऑनेस्टली की है। अब सेक्शन 25 जो कि बोलता है फ्रॉडुलेंटली, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली, तो बोला जाएगा एक व्यक्ति एक कार्य फ्रॉडुलेंटली कर रहा है। इफ़ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, जब कह रहा है जब उस व्यक्ति की नीयत है, उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं तो दूसरों को धोखा दूंगा, तो बोला जाता है वह उस व्यक्ति ने वह चीज़ फ्रॉडुलेंटली की है, धोखे से की है। अब सेक्शन 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोलता है रीजन टू बिलीव। अब रीजन टू बिलीव क्या होता है? बोलता है अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव, बोल रहा है एक व्यक्ति को कहा जाएगा कि इसको विश्वास करने के कारण है एक वस्तु के लिए, तो बोल रहा है इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग, कह रहा है अगर उसके पास वो सारे संतोषजनक कोज है, कारण है कि वो उस वस्तु को बिलीव करे, उस चीज़ पर बिलीव करे, तो बोला जाएगा बट नो अदरवाइज। या कह रहा है ऐसा अगर वो विश्वास करने के लिए सफिशिएंट है उसके कारण, तो ही वो रीज़न टू बिलीव में आएगा, विश्वास के कारण बनेंगे, वरना नॉट अदरवाइज, बाकी ये नहीं बनेंगे। अब सेक्शन 27 बोल रहा है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट, कह रहा है प्रॉपर्टी कोई संपत्ति किसके पोजेशन में, किसके पास है? पत्नी के पास, किसी क्लर्क के पास, जो कि आपने ऑफिस में क्लर्क रखा है उसके पास, इस सर्वेंट आपके नौकर के पास। तो बोल रहा है व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ पर्सनस वाइफ, कह रहा है जब संपत्ति एक व्यक्ति की पत्नी के पोजेशन में उसके पास रखी रहती है, तो बोल रहा है क्लर्क के पास रखी रहती है, सर्वेंट के पास, नौकर के पास रखी रहती है, ऑन अकाउंट ऑफ डेट पर्सन, कह रहा है किसके बिहाफ पे? उस मालिक के बिहाफ पे, उनके मालिक, उनके पति के बिहाफ पे, उनके मालिक के बिहाफ पे। तो कह रहा है इट इज़ इन डेट पर्सन पोजेशन, तो कहा जाएगा, माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की ही पोजेशन में है जिसने उनको दिया हुआ है। तो ये कह रहा है। अब एक्सप्लेनेशन कह रही है सेक्शन 27 की, अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परली ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट, कह रहा है अगर किसी क्लर्क और सर्वेंट को टेम्परली अस्थायी रूप से रखा हुआ है, तो कह रहा है वो भी इस डेफिनेशन में आएगा। कह रहा है 1-2 दिन के लिए किसी सर्वेंट या क्लर्क को रख लिया था
और तो वो भी इस डेफिनेशन में आएगा। तो बोला जाएगा प्रॉपर्टी उसको दी थी तो वो भी इस सेक्शन 27 में फॉल करेगा। अब सेक्शन 28 काउंटरफिट। काउंटरफिट मतलब जाली पैसा, जो जाली पैसा होता है, नकली पैसा, उसकी बात करते हैं, नकल बनाना, काउंटरफिट। ओके, ये होता है। अब सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट की बात करता है, दस्तावेज़ की। एंड सेक्शन 29 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि ईयर 2000 की क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी, जो कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट से लिए गए थे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सारे प्रोविज़न। सो ये हमारे हो गए। एंड सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी कह रहा है एक कीमती सिक्योरिटी क्या होती है, वो सेक्शन 30 रूल्स बता रही है। हमारा लास्ट सेक्शन है आज का, और फिर कल हम सेक्शन 31 से लेके 52A तक पूरा कर लेंगे। सेक्शन 30 जो बता रहा है द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज़ और परपोर्ट्स टू अ डॉक्यूमेंट। तो कह रहा है एक वैल्यूएबल, एक कीमती सिक्योरिटी एक वह वस्तु होती है, एक वह दस्तावेज होता है जो कि एक दस्तावेज होता है जो कि एनी लीगल राइट इज़ क्रिएटेड एक्सटेंडेड ट्रांसफर की, कोई कानूनी राइट, कोई कानूनी अधिकार वो आपके फेवर में बना रहा है या एक्सटेंड कर रहा है या किसी को दे रहा है ट्रांसफर, या आपने किसी का कानूनी अधिकार किसी को ट्रांसफ़र किया, किसी और व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट किया, अपना कानूनी अधिकार किसी को यूज़ करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया, एस्टेब्लिश ख़त्म कर दिया और रिलीज, या फिर आपने छोड़ दिया अपना कानूनी अधिकार। तो कह रहा है और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नोलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी। और कह रहा है अगर किसी व्यक्ति ने यह एक्नोलेज यह यस रिसीविंग दे दी कि मैं तो आपका देनदार हूँ, मेरी लाइबिलिटी बनती है लीगल लाइबिलिटी कि मैं आपको पैसे दूंगा, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है। ओके, so this is valuable security for you. So in today's video we have completed our section from 6 to section 30 of chapter 2 of IPC, general explanations. In tomorrow's video we will do further definitions of chapter 2 of IPC, that is from section 31 to section 52 capital A. So thank you.